वेलकम स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम क्लास किया दूरी और विस्थापन, जिसकी सहायता से हमने अध्ययन किया चाल और वेग, और फिर वेग की सहायता से अध्ययन किया त्वरण, और इनकी सहायता से फिर हमने अध्ययन किया गति के नियम। और आज हम अध्ययन करेंगे मुक्त पतन। मुक्त पतन अंग्रेजी बोलते हैं फ्री फॉल। प्यारे विद्यार्थियों, आपने व्यवहारिक जीवन देखा होगा कि जब कोई पिंड किसी के हाथ में है और वो हाथ से जब तक हाथ में है, जैसे मान लो कि ये पेन है, ये पेन मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में क्या स्थिर है, और स्थिर को विज्ञान की भाषा में हमने क्या ड्राइव किया है, विरामावस्था में है, और ये विरामावस्था में है तो इसका वेग कितना होगा, 0 होगा। जब ये पेन मेरे हाथ में स्थिर अवस्था में है अर्थात विरामावस्था में है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 है। जैसे ही मैं इसका हाथ छोड़ दूंगा तो ये मेरे हाथ से फ्री हो जाएगा और इसे हम कहते हैं मुक्त पतन या फ्री फॉल। जब मैं इसे ड्रॉप करता हूँ तो इसे हम कहते हैं मुक्त पतन। जैसे हम ड्रॉप करता हूँ तो ये धरती की तरफ जाएगा। जैसे मान लो कि ये मेरा पिंड है, एम द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ तो इसका वेग तो क्या होगा, 0। अब ये नीच पृथ्वी की तरफ आएगा। अब ये पृथ्वी क्यों आता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यदि हमारी पृथ्वी का ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो मैं आज आपको यहाँ खड़े खड़े पड़ा नहीं होता, इस पर लटके हुए होता कहीं न कहीं। जैसे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और वो अपनी सीट पर एक सीट बेल्ट के माध्यम से बंधे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ये जैसे वो अपने को फ्री कर दें यानी मुक्त कर दें, मुक्त पतन कर दें, तो पता नहीं वो कहाँ उड़ने लग जाएंगे। इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपने आप को सीट बेल्ट बांध के रखते हैं, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से वो मुक्त पतन करने लग जाते हैं, फ्री फॉल हो जाते हैं। परंतु जब हम गुरुत्वाकर्षण के अधीन आते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की ओर लाने का प्रयास करता है। तो जब मैं इस एम द्रव्यमान के पिंड को ड्रॉप करूंगा तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वो नीचे की ओर लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा होती है सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि इसी एम द्रव्यमान के पिंड को मैं थ्रो आउट करूं ऊपर की ओर, थ्रो आउट या फेंकना, इसे हम कहते हैं छोड़ना। जब मैं इसको फेंकूंगा, जैसे मान लो ये मेरा पेन है, इसको मैं फेंकूंगा तो एक वेग दूंगा, तो यहां पर जब हम थ्रो आउट करते हैं तो वेग u होता है, वेग u होता है, वेग u होता है, वेग u होता है। थ्रो आउट करने में वेग 0 नहीं कहेंगे, प्रारंभिक स्थिति में वेग 0 नहीं कहेंगे, यहाँ पर वेग v होगा। जब पिंड को नीचे से ऊपर की ओर भेजते हैं तब भी उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल g कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल अपने पृथ्वी के केंद्र को लाने का प्रयास करता है। अब देखो, वेग की दिशा ऊपर है, गुरुत्वाकर्षण दिशा नीचे है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। जब ड्रॉप करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा और पिंड की दिशा सेम होती है। इसलिए अब जब कोई पिंड या वस्तु हम ड्रॉप करते हैं या थ्रो आउट करते हैं तो उस पिंड पर पृथ्वी के केंद्र की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम
गुरुत्वीय त्वरण g कहते हैं। जब ये नीचे तरफ आएगा तो पिंड का वेग और दिशा, गुरुत्वीय बल की दिशा समान होने से प्लस आएगा, और ऊपर जाएगा तो पिंड का वेग और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा विपरीत होने के कारण ये माइनस में आएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कोई वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो तो, जब कोई वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो तो जब कोई वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो तो उसे मुक्त पतन में कहा जाता है। जब किसी कण की गति गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो, जब कोई वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो तो उसे मुक्त पतन में कहा जाता है, यह फ्री फॉल में कहा जाता है। यहाँ पर m द्रव्यमान पिंड मेरे हाथ में था, उस समय इसको हम ड्रॉप करूँगा तो ड्रॉप करते समय इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। यहाँ पे थ्रो आउट करूँगा m द्रव्यमान पिंड का तो उसमें प्रारंभिक वेग u होगा। पिंड के दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा एक ही है। यहाँ पर पिंड की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा विपरीत है। पिंड आपका ऊपर जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर g होगा माइनस। यहाँ पर देखिए जिस दिशा में पिंड आ रहा है उसी दिशा में गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो यह g क्या होगा, प्लस होगा। जब कोई वस्तु किसी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो तो उसे मुक्त पतन में कहा जाता है। अब इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है, मुक्त पतन में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मुक्त पतन में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे g से प्रदर्शित करते हैं। g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब तक हमें आंकिक प्रश्न में g के लिए कुछ कहा नहीं जाए तब g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। यदि प्रश्न में कहा जाए कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उस आंकिक प्रश्न में g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। दूसरी जो स्पेशल बात वो ये है कि जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, या गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की
ओर होती है। देखो कई कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछ जाते हैं, फ्री फॉल वाला प्रश्न भी आता है कि गुरुत्व त्वरण दिशा किधर होती है, जबकि इतना सिंपल है। हम ड्रॉप करते हैं तो भी पिंड नीचे की ओर आता है, ऊपर फेंकने के बाद में भी पिंड एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा और फिर वो कुछ क्षण के लिए विरामावस्था में आएगा और पुनः उसका फ्री फॉल होगा, फिर वो पृथ्वी की तरफ आता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो पिंड है जिस वेग से ऊपर जाता है उसी वेग से नीचे आता है। और हम ये भी जानते हैं जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से ड्रॉप करें या ऊपर से छोड़ें, नीचे से फेंकें या थ्रो आउट करें, तो दोनों ही स्थितियों में जो गुरुत्वीय बल की दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, यानी कि पिंड को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। अब हम इस अध्याय में ये भी देखेंगे कि जब पिंड को हम ड्रॉप करते हैं तो गति के समीकरण क्या होंगे, जब पिंड को हम फेंकते हैं उस समय गति के समीकरण क्या होंगे। किसी पिंड को या वस्तु को या कण को छोड़ने या ड्रॉप करने पर गति के समीकरण निम्न होंगे। देखो गति का समीकरण जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमने ये भी देखा है ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये समय है, ये और ये विस्थापन है। जब हम पिंड को ऊपर से छोड़ते हैं तब भी वह दूरी तय करता है, नीचे से छोड़ते हैं तब भी दूरी तय करता है। अब आप देखिए ये मेरा वाइट बोर्ड है, यदि मैं इसे नीचे से देखूं तब भी ये इसकी ऊंचाई है, और यहाँ ऊपर से जाके देखूं इस तरफ तब भी ये ऊंचाई है। तो नीचे से देखने पर भी ऊंचाई आती है और ऊपर से देखने पर वो गहराई आती है। जो गहराई होती है वही क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर इन सूत्रों में एस की जगह तो मैं क्या लूँगा, ऊंचाई, एस जगह क्या लूँगा, ऊंचाई। वेग v रहता है, प्रारंभिक वेग u रहता है। और देखो मुक्त पतन में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, मुक्त पतन में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, मुक्त पतन में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये त्वरण को क्या कह देंगे, g। अब g मैंने कहा था कि जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो पिंड की दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा समान होने के कारण जी को हम प्लस में लेते हैं। ये ऊंचाई विस्थापन क्या हो जाएगा, h, u समय t लगेगा। त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे g से प्रकट करते हैं, जी टी स्क्वायर। फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a को हम g से लिखेंगे, s को हम h से लिखेंगे। तो ये हमारे जब मुक्त पतन हो और वो ड्रॉप करने वाली स्थिति हो तो गति के समीकरण आपके इस प्रकार होंगे। और नीचे से ऊपर फेंकने पर गति के समीकरण, फेंकने पर किसी पिंड को फेंकने पर गति के समीकरण। देखो मैंने बताया था कि जब हम पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग u होता है, क्योंकि फेंकने के लिए हमें वेग देना पड़ता है
और जब वेग देना पड़ता है, जिस वेग से ऊपर जाएगा वही वेग उसका प्रारंभिक वेग होगा। अब देखो यहाँ पर पिंड ऊपर जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो जी की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जो हमने ड्रॉप करने के लिए गति के समीकरण निकाले हैं उनमें जी के प्लस की जगह माइनस का कर देंगे, जी के प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो क्या जाएगा गति का समीकरण, v इज इक्वल टू यू माइनस, देखो जी को माइनस कर देंगे जी टी, और h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये 3 समीकरण आ जाएंगे। हमने क्या किया, जब हम किसी पिंड को मुक्त पतन करते हैं ऊपर की ओर, तब त्वरण की दिशा क्या होती है, माइनस होती है, इसलिए जी की क्या लिख देंगे, माइनस। तो जब हम पिंड को ऊपर तरफ फेंकेंगे तो गति के इन समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे ड्रॉप करेंगे तो इन समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ड्रॉप करने में u 0 होता है, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू जी टी, क्योंकि ड्रॉप करने पर u 0 होता है। h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि जब भी पिंड को हम ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू जी टी, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और v इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से हमें ऊंचाई मिल जाएगी, यहाँ से हमें समय मिल जाएगा, और यहाँ से हमें दूरी मिल जाएगी। जब भी हम पिंड को ड्रॉप करते हैं तो गति के प्रथम नियम से समय मिल जाएगा, द्वितीय नियम से दूरी मिल जाएगी, और तृतीय नियम से हाइट या वेग मिल जाएगा। और जब पिंड को हम फेंकते हैं तब प्रारंभिक वेग भी होगा। अब देखो, जब पिंड को हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे मान लो कि ये मेरा ढक्कन में ऊपर फेंकूंगा, यूँ ऊपर गया फिर नीचे आएगा, यानी कि ऊपर जाने पर जहाँ पर ये गया या कुछ क्षण के लिए स्थिर रहा, तो जो अंतिम स्थिति थी वहाँ पर अंतिम वेग क्या जाएगा, 0। अंतिम वेग क्या जाएगा, 0। अंतिम वेग क्या जाएगा, 0। और फिर वो वापस आने आता है। और ये मैंने बता दिया था कि हम वस्तु को यदि u वेग से फेंकते हैं तो एक स्थिति में उसका वेग, अंतिम वेग जाके 0 हो जाता है, फिर उसी वेग से वो वापस आती है। वस्तु को जिस वेग से ऊपर फेंका जाता है वस्तु उसी वेग से वापस आती है। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, यहाँ पर आपको इस टॉपिक में एक चीज़ जरूर ध्यान देना है। एक समान वर्तीय गति और एक समान वेग और एक समान त्वरण, ये सिमिलर वर्ड हैं। एक समान वेग, एक समान त्वरण। ये जो एक समान वर्तीय गति, एक समान वेग और एक समान त्वरण, ये तीनों अलग अलग हैं। यानी कि ये दोनों इस एक समान वेग, एक समान त्वरण पर, जो एक समान वेग होता है और एक समान त्वरण होता है, ये एक दूसरे पर निर्भर जरूर करते हैं,
परंतु ये इन दोनों टॉपिक का इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है। जब कोई कण एक समान वेग से वर्तीय पथ में गति करता है, जब कोई कण एक समान वेग से वर्तीय पथ पर गति करता है तो कण की गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। जब कोई कण जब कोई कण एक समान चाल से, देखो मैंने यहाँ वेग नहीं लिखा है, इस चीज़ को मैं स्पष्ट करूँगा क्योंकि मैंने चाल क्यों लिखा है, वेग क्यों नहीं लिखा है। जब कोई कण एक समान चाल से वर्तीय पथ पर गति करने की प्रक्रिया को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करने की प्रक्रिया को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैंने यहाँ वर्ड वेग यूज नहीं किया, चाल यूज किया है। इसका एक स्पेशल रीज़न है और वो स्पेशल रीज़न ये है कि मान लो कि ये एक वर्तीय पथ है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या माना R है, यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ ये कण स्थित है A बिंदु पर, यहाँ पे गति करेगा, फिर यहाँ आएगा, 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 फिर यहाँ आएगा। जब यहाँ से चल के यहाँ जाएगा तो इसकी चाल, इसका वेग की दिशा यहाँ पर यह होगी। यहाँ पे चल के जाएगा तो इसकी वेग की दिशा यह होगी। वेग की दिशा निकालने के लिए इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहाँ पर वेग की दिशा आपकी ऐसे होगी, यहाँ पर वेग की दिशा आपकी ऐसे होगी, यहाँ पर वेग की दिशा आपकी ऐसे होगी, यहाँ पर वेग की दिशा आपकी ऐसे होगी। ये जो वेग की दिशा है ये ही इसे वर्तीय पथ में घुमाने के लिए जरूरी होती है। ये वेग की दिशा ही इस कण को वर्तीय पथ में घुमाने के लिए जिम्मेदार होती है। देखो वेग जो होता है, वेग डिपेंड करता है विस्थापन और दिशा पर, विस्थापन और दिशा पर। विस्थापन आपका यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है और यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब दिशा देखो इस बिंदु पर अलग थी, फिर इस बिंदु पर अलग है, फिर इस बिंदु पर अलग है, इस बिंदु पर अलग है। यदि मैं यहाँ पर वेग वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो फिर ये आपकी एक समान वर्तीय गति नहीं होगी, क्योंकि ये क्या जाएगी, असमान वर्तीय गति हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर बिंदु पर दिशा बदल रही है, हर बिंदु पर दिशा बदल रही है। जब विस्थापन समान रहे और दिशा बदले तो उस वेग या उस वेग को हम एक समान वेग नहीं कहते हैं, उस वेग को हम कहते हैं असमान वेग या परिवर्ती वेग। ये हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है। दूसरी बात, अब मैंने चाल यूज क्यों किया है, क्योंकि चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। चाल में केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसलिए ये यदि मैं यह चाल करूंगा तो चाल की वजह से ये एक समान में रहेगा। तो जब कोई कण एक समान चाल में वर्तीय पथ पर गति करने की प्रक्रिया को या वर्तीय पथ में गति करता है तो उसे एक समान वर्तीय गति कहते हैं। तो ये बात आपके स्पष्ट हो गई होगी कि मैंने यहाँ पर चाल वर्ड यूज क्यों किया है, क्योंकि चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। यदि हम वेग यूज कर लेते हैं
तो वेग यूज करने पर विस्थापन तो समान है परंतु दिशा हर जगह बदल रही है, और जब विस्थापन समान और दिशा बदले तो उसे हम एक समान वेग नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं परिवर्ती वेग। तो फिर हमारा जो कंसेप्ट है या जो टॉपिक का नेम है एक समान वर्ती गति, वो प्रक्रिया फेल हो जाती है। अतः चाल होती है तो वहाँ परिणाम होने से हम कह सकते हैं जब कण को एक समान चाल से वर्त्य पथ में गति करवाते हैं तो उसे एक समान वर्ती गति कहते हैं। अब जो मूल बात यह है कि जब कण एक चक्कर पूरा करता है, कण को एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपका हो जाएगा, किसी कण को एक चक्कर में लगने वाले समय को किसी कण को एक चक्कर में लगने वाले समय को कण का आवर्तकाल कहते हैं और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि कण एक समान चाल से वर्त्य पथ में गति करता है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा हुआ समय। तो चाल v ली है मैंने, देखो चाल v ली है, दूरी क्या होगी, एक चक्कर में लगने वाला समय को हम आवर्तकाल t कहते हैं, और एक चक्कर में दूरी कितनी जाएगी, एक चक्कर में दूरी यहाँ से चलकर पुनः यहाँ जाएगा, तो जो परिधि होगी वही क्या होगी, दूरी होगी। जो परिधि होगी वही क्या होगी, दूरी होगी। और इस वृत्त की त्रिज्या r है तो इस वृत्त की परिधि कितनी जाएगी, 2 पाई r। तो इसको आपको याद रखना है। तो v जो होगा 2 पाई r अपॉन t। समीकरण नंबर 1। दूसरी जो बात आती है वो आती है आवृत्ति। एक सेकंड में चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। एक सेकंड में चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। एक सेकंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसे ऐप से लिखते हैं, स्मॉल ऐप से लिखते हैं। देखो t सेकंड में चक्रों की संख्या, यहाँ पे देखो किसी कण को एक चक्कर में लगने वाला समय को कण का आवर्तकाल कहते हैं, उसे t से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि t सेकंड में चक्रों की संख्या एक है, t सेकंड में चक्रों की संख्या एक है, इसलिए एक सेकंड में चक्रों की संख्या एक बटा टी। और परिभाषा क्या है, एक सेकंड में चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। जो एक सेकंड में चक्रों की संख्या वो क्या होगी, आवर्ती f। तो f इक्वल क्या जाएगा 1 अपॉन टी।
एफ लिखा जाएगा 1/t, एफ लिखा जाएगा 1/t। तो एक समान वर्तीय गति में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समान वर्तीय गति में कण वर्तीय पथ में गति करता है, और वर्तीय पथ में जो गति होती है वो चाल से गति करता है, वेग से नहीं करता है। वेग से क्यों नहीं करता है? क्योंकि वेग के लिए दिशा बार बार बदलती है, इसलिए वो एक समान वर्तीय गति, दिशा बदलने से एक समान वर्तीय गति नहीं होकर वो असमान वर्तीय गति हो जाएगी। इसलिए हम वेग की जगह लेते हैं चाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू।